द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 13 एस्ट्रल एंटिटीज के आखिरी भाग की, जिसमें हम देखेंगे एस्ट्रल एंटिटीज का आखिरी प्रकार, तीसरा प्रकार जो है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल प्राणी मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे एस्ट्रल दुनिया में सबसे पर्याप्त वर्ग बनाते हैं। वे अर्ध-बुद्धिमान प्राणियों के एक विशाल अल्पविकसित द्रव्यमान से बने होते हैं। वे मानवीय विचारों के रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए एक विस्तृत तरीके से वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए लगभग असंभव है। ये एंटिटीज पूरी तरह से मनुष्यों की अपनी रचनाएं हैं। मनुष्य उनके साथ करीबी कर्म बंधन से जुड़ा हुआ है, जिसका उन पर निरंतर और प्रत्यक्ष प्रभाव है। वे इस प्रकार वर्गीकृत हैं: अनजाने में गठित एलिमेंटल्स, सचेत रूप से गठित एलिमेंटल्स, कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानव। सबसे पहले हम देखेंगे अनजाने में गठित एलिमेंटल्स। हमने थॉट फॉर्म्स पर मॉड्यूल में पहले ही चर्चा की है कि ये इच्छाएं और विचार कैसे बनाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के विचार और इच्छाएं निंदनीय एलिमेंटल एसेंस को पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत एक उपयुक्त जीवित रूप में ढाल देते हैं। विचार सूत्र विचारक के नियंत्रण में नहीं है और अपना जीवन स्वयं जीता है, जिसकी अवधि मिनटों से लेकर कई दिनों तक हो सकती है। वही उस विचार के पीछे जुनून की अनुपात पर निर्भर करता है जिसने इसे बनाया था। अधिक विवरण के लिए छात्र से अनुरोध किया जाता है कि वह थॉट फॉर्म्स पर मॉड्यूल को वापस संदर्भित करें। अब देखते हैं सचेत रूप से गठित एलिमेंटल्स। जो तत्व यानी एलिमेंटल्स सचेत और स्पष्ट इरादे से बनते हैं, उनमें अचेतन रूप से बने एलिमेंटल्स से ज्यादा ताकत होती है। जादू के श्वेत और श्याम विद्यालयों के कलाकार दोनों ही अक्सर काम के लिए कृत्रिम एलिमेंटल्स का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक नियोजन और लक्षित ज्ञान और कौशल की मदद से ये जीव अपनी क्षमता से परे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो तकनीक से अवगत है, उसके एलिमेंटल से जुड़े रह सकते हैं। इसके अनुसार निर्देश दे ताकि ये मूल रूप से अपने मास्टर की पूरी बुद्धिमत्ता के साथ प्रदान किया जाए। थॉट फॉर्म पर मॉड्यूल में इस एलिमेंटल वर्ग के विवरण पर चर्चा की गई है। अब देखते हैं कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानव। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इसका परिचय, पृष्ठभूमि और इतिहास यानी बैकग्राउंड और हिस्ट्री, गुप्त अध्ययन के आवासों का निर्माण, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई नोवेल तकनीकें, नोवेल विधि का इस्तेमाल करना, इस मूवमेंट के प्रारंभिक परिणामों को कम करने के लिए कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानव का निर्माण, इससे गंभीर परिणाम कैसे हुए। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एक बहुत ही असामान्य वर्ग, बहुत कम व्यक्ति है, लेकिन इसका महत्व सदस्यों की संख्या से बहुत अधिक है, क्योंकि वे स्पिरिचुअलिस्टिक मूवमेंट से निकट से जुड़े हुए हैं। इसके स्रोत को समझने के लिए प्राचीन एटलांटिस की यात्रा करना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं पृष्ठभूमि और इतिहास में सबसे पहले गुप्त अध्ययन के आवासों का निर्माण। इनिशिएटिव से पहले गुप्त अध्ययन के लिए लॉज किया जाता था। इसका गठन एडप्ट्स ऑफ द गुड लॉ द्वारा किया गया था। इन लॉज में से एक वही है जो उसी पुरानी दुनिया में अनुष्ठानों का पालन करता है और एटलांटिस के दिनों की तरह ही एक पवित्र और गुप्त के रूप में एक ही एटलांटिक भाषा सिखाता है। इस बिरादरी के शिक्षक न तो एडप्ट हैं या और न ही हिमालय के ब्रदरहुड के प्रत्यक्ष घटक हैं। हालांकि पिछले जन्मों में कुछ हिमालयी अदीब इस बिरादरी से जुड़े थे। अब देखते हैं स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई नोवेल तकनीकें। 1800 के दशक के मध्य में अमेरिका और यूरोप के व्यापक भौतिकवाद द्वारा इस बिरादरी के प्रमुख को हटा दिया गया था।
उन्होंने नए तरीकों की मदद से इससे लड़ने का फैसला किया। उन्होंने उन अवसरों को भी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जो किसी भी उचित व्यक्ति को भौतिक शरीर से परे जीवन का प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए आधुनिक आध्यात्मिकता के आधार पर विनम्रतापूर्वक शुरू किया गया मूवमेंट लाखों अनुयायियों में विकसित हुआ। इसके बावजूद जो परिणाम आए, निसंदेह काफी संख्या में लोग आध्यात्मिकता के कारण जीवन के बाद किसी तरह का विश्वास करते हैं। ये एक बड़ी सफलता है, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सफलता बहुत बड़े खर्च पर हासिल की गई है। अब देखते हैं नोबेल विधि का इस्तेमाल करना। लागू किया गया तरीका कुछ इस प्रकार था। मृत्यु के बाद एक साधारण व्यक्ति को चुनें, उन्हें पूरी तरह से एस्ट्रल प्लेन पर जागरूक करें, एक निश्चित स्तर तक एस्ट्रल दुनिया के संकायों और संभावनाओं पर उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें एक आध्यात्मिक चक्र का प्रभारी बनाएं। ये व्यक्ति तब विकसित अन्य मृतकों लोगों के एक समान तरीके से उन व्यक्तियों पर अधिनियम जो सियोन्स के लिए बैठे थे और उन्हें चैनल के रूप में विकसित करते हैं। कभी-कभी मूवमेंट के प्रमुख आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने एस्ट्रल शरीर प्रकट करते हैं, लेकिन आम तौर पर वे केवल निर्देशित होते हैं, जैसा कि उन्होंने फिर देखा था। मूवमेंट तेजी से बड़ा हुआ। ये एक हद तक बढ़ गया कि ये उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। इसलिए ये लॉज अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। अब देखते हैं इस मूवमेंट के प्रारंभिक परिणाम। स्पिरिचुअल सर्कल्स के पर्यवेक्षकों के एस्ट्रल जीवन की वृद्धि की तीव्रता ने स्पष्ट रूप से उनके प्राकृतिक विकास में देरी की। ये माना जाता था कि इस तरह से हुए नुकसान की भरपाई सच्चाई की और दूसरों को निर्देशित करने के अच्छे कर्म से होगा। बाद में ये जल्दी महसूस किया गया कि किसी भी अवधि के लिए स्पिरिट गाइड का उपयोग करने से उन्हें गंभीर और स्थायी क्षति हुई। कुछ मंडलियों में गाइड को वापस ले लिया गया और प्रतिस्थापित किया गया, लेकिन कई हलकों में ऐसा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं था। इसलिए एक अद्भुत तरीका अपनाया गया था। इस पद्धति ने कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानव नामक प्राणियों के विचित्र वर्ग को जन्म दिया। प्रारंभिक परिणामों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल मानव का निर्माण। मूल गाइड की उच्च अवधारणाओं को स्वर्ग दुनिया में बहुत विलंबित विकास से गुजरने की अनुमति दी गई थी। उसके द्वारा छोड़ी गई छाया या शरीर का उपयोग किया गया, बनाए रखा गया और इस पर काम किया गया कि वे सर्कल की तरह पहले की तरह दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में बिरादरी के सदस्यों ने इस तकनीक को अपनाया। कुछ समय के बाद ये निर्णय लिया गया कि दिवंगत स्पिरिट गाइड को सफल करने के लिए चुना गया दिवंगत व्यक्ति बाद के खोल को ले लेगा और सिर्फ अपना रूप धारण करेगा। लेट स्पिरिट गाइड की इस छाया को कृत्रिम या आर्टिफिशियल मानव इकाई कहा जाता है। इससे गंभीर परिणाम हुए। कुछ स्थितियों में बिना किसी संदेह के कोई बदलाव किए गए हैं। हालांकि स्पिरिचुअलिज्म के कुछ परीक्षकों ने देखा कि काफी समय के बाद अचानक आत्मा की प्रकृति और तरीकों में मतभेद सामने आए। हिमालयन ब्रदरहुड के किसी भी सदस्य ने कभी इस तरह का कृत्रिम या आर्टिफिशियल निर्माण करने का जिम्मा नहीं लिया है, लेकिन वे इसके अलावा किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। इस सेटअप की बाधाओं में शामिल है कि ये स्वभाव से एक धोखा है। इस विशेष बिरादरी के बाहर कोई भी इस पद्धति को अपना सकता है और इसमें काले जादूगर भी शामिल हैं। काले जादूगर प्रभावी ढंग से संवाद करने वाली आत्माओं को प्रदान कर सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले किया है। इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे एक नए विषय की, जिसमें हम देखेंगे स्पिरिचुअलिज्म।
धन्यवाद।